हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज के जो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, इम्पल्स के बारे में जानेंगे, क्या इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ यूज होता है, और हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। फिर अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट। लिफ्ट के केस में अपरेंट वेट किसी पर्सन का वो कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, कब सेम रहेगा, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड आफ्टर दैट रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इम्पल्स के बारे में। क्या होता है इम्पल्स, इम्पल्स के बारे में जानते हैं। इम्पल्स इम्पल्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इन दिस केस the force acting on an object for a small interval of time is called impulse। इसको हम impulse बोलते हैं, is called impulse। इम्पल्स जो है आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ ए वी विद द एवरेज फोर्स हेयर एंड टी विद द टाइम इंटरवल हेयर। तो इम्पल्सिव जो फोर्स होगा आई इज इक्वल टू एफ एवरेज इनटू टी, टी विद द स्मॉल टाइम इंटरवल हेयर, एफ ए वी विद द एवरेज फोर्स हेयर। तो यहाँ से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसके फॉर्म में आई इज इक्वल टू एफ ए वी इंटू टी, और इम्पल्स जो होगा एक प्रकार से जो हमने पढ़ा है एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, अगर आपको याद है तो यहाँ से हम लिखें तो एफ इंटू डी टी इज ऑल्सो इक्वल टू डी पी। ठीक है, यहाँ से अगर इंटीग्रेशन करें बोथ साइड, 0 से टी, 0 P1 से P2, तो यहाँ जो आएगा एफ इंटू में क्या आएगा, टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो एफ इंटू टी है क्या, आई। तो आई के जो फॉर्मूले रहेंगे जो आपको यूज करने, तो है एफ इंटू टी, नंबर 2 P2 माइनस P1, नंबर 3 P2 होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी u है, बाद में क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो यहाँ मोमेंटम क्या हुआ, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं एम वी माइनस यू। तो ये इसके कुछ फॉर्मूले रहेंगे इम्पल्स निकालने के लिए, कि इम्पल्स जो होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं, एफ इंटू टी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों इसकी फॉर्म रहेंगी। फॉर जो इम्पल्स है इसकी यूनिट क्या रहेगी, डायमेंशन क्या रहेंगे, सेम एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम के होते थे तो फोर्स का क्या होता था, अगर यहाँ से हम बात करें लीनियर मोमेंटम का, सेम केस होगा। तो लीनियर मोमेंटम में क्या होता था, केजी मीटर पर सेकेंड। तो सेम यूनिट यही रहने वाली, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ से ग्राफ प्लॉट किया जाए एफ और टी के अंदर, तो ध्यान से देखना, यहाँ से कुछ इस टाइप से आप ग्राफ बनाएंगे। इसका मीनिंग क्या है, फोर्स F1 है, फोर्स F2 है, टाइम T1 है, टाइम T2। मीन्स जहां फोर्स कम है वहां टाइम ज्यादा है, जहां फोर्स ज्यादा वहां टाइम कम है, T1। ठीक है, तो एग्जांपल इसके क्या है एप्लीकेशन। नंबर 1, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्रिकेट मैच। ठीक है, जो भी फील्डर जो होते हैं जो कैच करते हैं तो क्या करते हैं, हैंड को लोअर करते हैं, मीन्स टाइम इंटरवल बढ़ा देते हैं। टाइम बढ़ाने से क्या होता है, जो फोर्स जो लगता है वो कम लगता है। ठीक है, या फिर सेकंड केस जो टीचर्स जो डंडा मारते हैं तो कई बच्चे ऐसे नीचे कर लेते हैं, उससे क्या होता है, टाइम बढ़ा देते हैं। वो टाइम बढ़ाने से क्या होता है, स्टूडेंट जो ट्रिक यूज करते हैं तो टाइम बढ़ाने से क्या होगा, सिंपली उनको असर कम होगा, दर्द कम होगा। ठीक है, या फिर हम बोले कोई पर्सन जंप कर रहा है सीमेंटेड फ्लोर पे और एक ग्राउंड है रेतीला, तो कहाँ ज्यादा इंजरी आएगी, कहाँ ज्यादा चोट आएगी, तो सीमेंटेड फ्लोर पे ज्यादा चोट आएगी, क्योंकि प्रेस नहीं होगा ना बेटा, नीचे नहीं जा पाएगा। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन थे इम्पल्सिव फोर्स की जो हमें डिस्कस करनी थी। अब हम बात करते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। आई थिंक इम्पल्सिव फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। Impulse is equal to एफ ए वी इंटू टी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम P2 माइनस P1 या फिर एम वी माइनस यू। तो इस टाइप से आप इम्पल्स के बारे में बता सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। देखिए शाबाश, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम के अंदर फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राउंड सरफेस है,
ये एक्चुअल में जो न्यूटन का थर्ड लॉ उसी का यूज करते हैं, उसी के एप्लीकेशन का। ये कोई यहाँ पर कोई कार्ट है, सेंटर ऑफ मास यहाँ फॉर एग्जांपल सी पॉइंट है, इसको यहाँ से खींचा जा रहा है, ठीक है, बाय इन हॉर्स। हॉर्स को हम यहाँ सिंपल डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर जो फोर्स लगता है, ये लाइट स्ट्रिंग है, अगर मासलेस है स्ट्रिंग तो यहाँ पर टेंशन सेम रहती है, जितना यहाँ से खींचेगा उतना इक्वल। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट किए हुए, अब तक इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ही जो हॉर्स है यहाँ से ग्राउंड को पुश करेगा, ठीक है, पीछे की डायरेक्शन में जैसे धकेलेगा विद एन एंगल थीटा, यहाँ से क्या हुआ, एक्शन हुआ। जितना एक्शन होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन उतना ही क्या होगा, रिएक्शन। आर से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, एक्शन दैट इज इक्वल टू रिएक्शन। अब होगा कैसे, बस ध्यान से देखना। अब तक ये एक्शन जैसे ही करेगा तो यहाँ ऊपर रिएक्शन हुआ उतना ही, तो रिएक्शन जितना एंगल थीटा है उतना ही एंगल थीटा यहाँ है। ये कंपोनेंट आर कोस थीटा है और ये कंपोनेंट आर साइन थीटा है। अब इनमें से इसको आगे कौन लेके जाएगा, आर कोस थीटा कंपोनेंट। अब उड़ाना थोड़ी है, उसको आगे लेकर जाना है, तो कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, आर कोस थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये कंपोनेंट इसको खींचेगा, कब खींचेगा, यहाँ पर एक और फोर्स लगा हुआ जो आप देख नहीं पा रहे, दैट इज इनविजिबल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, किस किस के बिटवीन लगा हुआ, बिटवीन द व्हील ऑफ द कार्ट एंड द ग्राउंड, इन दोनों के बिटवीन ये फोर्स लगा हुआ है। जब ये जो फोर्स है F cos थीटा, इसकी वैल्यू अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है तब तो ये चलेगा, अगर इसकी वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से लेस है तब ये नहीं चलेगा, तब नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको लेकर कौन जाएगा, कंपोनेंट बेसिकली आपको ब्रेक करने आने चाहिए थे और कुछ नहीं था इसके अंदर। क्या किया गया, यहाँ पर एक्शन हुई, इक्वल अमाउंट में रिएक्शन हुई, एंगल थीटा था, सेम एंगल थीटा, कंपोनेंट ब्रेक किया, आर कोस आर साइन, आर कोस इसको खींचेगा आगे लेकर जाएगा, कब, जब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, ठीक है, अदरवाइज ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये इसके अंदर था, सी से कार्ट को हमने रिप्रेजेंट किया, हॉर्स को एच से रिप्रेजेंट किया। ये कंपोनेंट ये समझना जरूरी था। यहाँ जब आप कॉपी के अंदर लिखेंगे तो भी लिखेंगे कि हॉर्स ने यहाँ क्या किया, एक्शन किया, एक्शन करने के बाद उसको रिएक्शन मिला। नाउ रिजॉल्विंग द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, देन आर कोस थीटा विद द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल and r sin theta with the component of reaction in vertical direction, so that if r cos theta is greater than force of friction between this cart and the ground, then it will move, otherwise it does not move. Okay, clear हुआ। तो अब हम बात करते हैं apparent weight of a man in a lift। तो लिफ्ट के केस में apparent जो वेट होगा उसके सभी केसेस में यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है वो भी आपको समझना है, यहाँ उसके पीछे क्या कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। रट्टा नहीं लगाना कि सर ऊपर जा तो बढ़ेगा, नीचे आ तो घटेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप लोगों को नहीं करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपरेंट वेट ऑफ ए, या इसको बोलते हैं मैन लिफ्ट प्रॉब्लम, मैन लिफ्ट प्रॉब्लम। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैन लिफ्ट प्रॉब्लम को। सबसे फर्स्ट केस है, ये कोई लिफ्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है इसका वेट बढ़ेगा नहीं, नॉर्मल रिएक्शन अपार डायरेक्शन में, ठीक है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फर्स्ट केस में हमने लिया कि जो लिफ्ट है अपार डायरेक्शन में जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 2, सेम ऑब्जेक्ट है, मास m है, अपरेंट वेट r, और यहाँ पर जो है विद नेगेटिव लिख लें या फिर इसको किसी एक्सेलरेशन a से डाउनवर्ड। केस 2। केस 3 मैं यहाँ बना रहा हूँ, r नॉर्मल रिएक्शन, वेट mg, किसी वेलोसिटी v से अपवर्ड। नंबर 4 लिफ्ट है, सेम केस, नॉर्मल रिएक्शन, वेट, किसी वेलोसिटी से डाउनवर्ड। ये कोई केस है विद एक्सेलरेशन g, g से डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो ये कुछ एक केसेस हैं 5। इस a को ऐसा भी लिख सकते हो आप कि माइनस a से अपवर्ड जा रही है, ठीक है। तो माइनस से रिटार्डेशन नहीं होता है, सेम केस यहाँ आएगा, इसमें अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, कंसेप्ट समझ लेते हैं सबसे पहले कि जो कंसेप्ट इसके अंदर हम यूज करेंगे वो क्या है।
सबसे पहले आपको लिखना बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव, बस फिनिश हो गया। इसकी डायरेक्शन में मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ऊपर की डायरेक्शन में कौन है, आर। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। आर हमें फाइंड आउट करना है, तो आर की वैल्यू क्या आई, एम जी प्लस एम ए। एम जी प्लस एम ए। मुझे बताओ पहले वेट एम जी था, एम में और ऐड हो गया तो वेट बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अपरेंट वेट क्या होगा इस केस में, इंक्रीजेस, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज विद एक्सेलरेशन ए। अब नीचे आ रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से, मुझे बताएं सर मास इनटू एक्सेलरेशन, कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, जो इसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में कौन है, एम जी, और दूसरी डायरेक्शन में कौन है, आर। तो आर इज इक्वल टू यहाँ क्या हुआ, आर को इस साइड ले आओ, एम जी माइनस एम ए, मीन्स वेट में से कुछ ना कुछ कम हो रहा है, तो यहाँ वेट घटेगा या बढ़ेगा, तो घटेगा, कम होगा। इस केस में अगर वेलोसिटी की बात की जाए बेटा, तो वेलोसिटी जहां कांस्टेंट दे रखी हो, ठीक है, जहां वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो वहां एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऊपर के डायरेक्शन में तो जीरो है, आर माइनस एम जी, तो आर का जो वही वेट रहेगा जो पहले था, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, जो पहले है वही रहेगा। इस केस में चाहे डाउनवर्ड है एक्सेलरेशन तो यहाँ क्या होगी, जीरो। एक्सेलरेशन फोर्स एम इंटू ए इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू एम जी माइनस आर, तो यहाँ भी क्या सेम आएगा, वही वेट जो पहले था। इस केस में एम इंटू ए लिखते थे, ए की बजाय क्या किया उन्हें, जी इज इक्वल टू एम जी माइनस आर, ठीक है, आर इस साइड ले एम जी माइनस एम जी जीरो, तो इस केस में अपरेंट वेट पर्सन क्या होगा, वेटलेस होगा, जीरो, ठीक है। एक तो वेटलेस कहाँ होता है बेटा, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। नंबर टू, इन केस ऑफ फ्री फॉल, इसको फ्री फॉल भी बोलते हैं, इन केस ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल्स मीन इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन जी। तो ये कुछ केसेस थे जो आप लोगों को समझ में आए होंगे, 4-5 जो केसेस हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। कंसेप्ट बना के करना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सबसे पहले क्या होती है, माँ होती है, ठीक है ना, माँ का नाम ही बोलते हैं माँ। तो माँ इज इक्वल टू, माँ मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव, दूसरी डायरेक्शन में है नेगेटिव, सिंपली, ओके। तो इसके अंदर हमने पढ़ा, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। आइए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए साहब, सबसे पहले तो इसके बारे में हम बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोशन के अंदर, इफ द एक्सटर्नल फोर्स acting on an object is zero, then linear momentum remains constant और conserved, constant या फिर conserved according to Newton's second law of motion, F is equal to dp by dt। अगर ये फोर्स जीरो हो जाए, dp by dt इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स जो p है किसी भी टर्म का डेरिवेटिव जीरो, तो वो टर्म होती है बेटा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो p जो है वो कांस्टेंट या कंजर्व्ड कहलाएगा। इस केस में कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, फॉर एग्जांपल कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमेशा ही सेम रहेगा, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है तो उनका मोमेंटम p1 प्लस p2 पहले और p1 डैश प्लस p2 डैश क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, रिकॉइलिंग ऑफ गन बीसी की एप्लीकेशन है, वॉकिंग ऑफ ए पर्सन या फिर फायरिंग ऑफ ए बुलेट, तो ये सभी इसी का जो एग्जांपल है, सभी इसी के केसेस हैं। या बोटिंग की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहीं ना कहीं ओबे होता है, या रॉकेट के केस में बात करें तो सभी केसेस इसी के होने वाले हैं। आइए इसके प्रूफ के बारे में जानते हैं कैसे होता है। तो देखिए शाबाश, यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो इसका मास m1 लिया है, वेलोसिटी u1 ली है,
सेकंड ऑब्जेक्ट का मास m2 है और वेलोसिटी u2 है। ये सिचुएशन थी बेटा बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, जब तक कोलिजन में नहीं हुआ, जब तक नहीं टकराए। लेकिन कोलिजन के बाद क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन, तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी चेंज होकर मास चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी चेंज होकर v1 हो गई, और सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होकर v2 हो गई, m2 इंटू v2। ये सिचुएशन आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो यहां से अगर कंजर्वेशन की बात करें तो इन दोनों का मोमेंटम इज इक्वल टू इन दोनों का सम के इक्वल होगा। मींस अगर बात करें अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या होगा, इसका मोमेंटम है कितना m1 u1, इसका मोमेंटम कितना है m2 u2 इज इक्वल टू क्या है m1 v1 प्लस m2 v2। आइए स्टार्ट करते हैं, क्या ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा नहीं होगा, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो फर्स्ट का मोमेंटम चेंज होगा, फर्स्ट का मोमेंटम चेंज करेगा कौन, कोलिजन होगा सेकंड के साथ। यहाँ पर न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसका भी हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट का मोमेंटम चेंज हुआ, किसने चेंज किया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। मैं यहाँ F12 लिख रहा हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाई 2 लिख रहा हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट 1/2। 1 पे फोर्स अप्लाई हुआ, किसने अप्लाई किया, 2 ने। सिमिलर वे में F21 फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट 2/1। सेकेंड में फोर्स अप्लाई किया किसने, 1 ने। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट का मोमेंटम चेंज होगा, तो मींस फर्स्ट पे जब फोर्स अप्लाई होगा तो फर्स्ट का ही मोमेंटम चेंज होगा। क्लियर, जिसको मतलब कि कोई चोट लगे तो दर्द तो उसी को होगा ना। तो फर्स्ट यहाँ है, तो फर्स्ट का मोमेंटम चेंज होगा। तो फर्स्ट का मोमेंटम चेंज, मास कितना था m1, ठीक है, m1। तो मोमेंटम चेंज भी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में होगा। तो क्या होगा, तो देखते हैं इसे। बस फोर्स अप्लाई किया, dp/dt होता है, तो यहाँ मोमेंटम मीन्स p2 माइनस p1 बाय में dt, या dp/dt आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो P2 है कितना फर्स्ट में, मास m1 वेलोसिटी v1, मास m1 वेलोसिटी u1 बाय में t माइनस 0। मान लिया t टाइम के अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है। सिमिलर वे में F21 2 पे भी फोर्स लगा, कोलिजन होगा, जब दो गाड़ी आपस में टकराएंगी तो दोनों पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड के अंदर मोमेंटम का चेंज। तो सेकंड इस केस में क्या है, ये मतलब क्या है m इंटू जो हम मास लेकर चले थे m2 इंटू v2 माइनस m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाय में टाइम t माइनस 0। तो यहाँ से क्या हुआ, अगर देखें कॉमन लेना चाहे कॉमन, अदरवाइज ऐसा ही रहने दो, m2 v2 माइनस में m2 u2 डिवाइडेड बाय में t, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F12 इज इक्वल टू माइनस का F21। तो यहाँ रख दो इन दोनों को, m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय में t इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ m2 v2 माइनस में m2 u2 डिवाइडेड बाय में t। क्या t से t कैंसिल हो गया, हाँ सर बिल्कुल हो गया, ओके। तो यहाँ देखिए m1 v1 है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, जैसे नेगेटिव साइन को यहाँ हटाया जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव है इसको इस साइड ले आए, एक साइड किसी साइड में हम रख सकते हैं, इसको इस साइड ले आए m1 v1 प्लस m2 v2, इसको उस साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव होगा m1 u1 प्लस m2 u2। क्या ये वही कंडीशन आ गई जो हमने बात की थी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इट मीन्स इट ओबे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये इसका प्रूफ था, न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प से हमने इसका प्रूफ के बारे में जाना, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, जो इसी का एग्जाम्पल है। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन के बारे में जानते हैं किस टाइप से होगी। आइए देखते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, जो इसकी एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखिए शाबाश, फॉर एग्जाम्पल यहां से जो बुलेट है इसको फायर किया गया, ठीक है, जिसका मास m था, वेलोसिटी इसकी हम u लेकर चल रहे हैं, जो बुलेट है, ठीक है, इसका मास जो है m है, और वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी विद वेलोसिटी v।
तो हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मुझे बताओ शाबाश, जब तक फायर नहीं किया गया तब तक मास क्या था, m मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी क्या थी, 0, जब तक फायर ही नहीं किया गया। तो जैसे ही फायर किया तो m इंटू यू प्लस m इंटू वी, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें तो v निकालने हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन की जो वेलोसिटी है उसके बारे में, तो ये एम यू इस साइड आ जाएगा नेगेटिव और कैपिटल एम से डिवाइड। ये है क्या हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब हम कंटिन्यू करते हैं कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन के बारे में समझते हैं, कनेक्टेड मोशन। देखिए शाबाश, कनेक्टेड मोशन में कैसे हम इसका यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई पुली है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस कोई पुली है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, अनदर ऑब्जेक्ट कोई है जिसका मास है m2, ठीक है। ये कंसीडर करके हम चले हैं इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, सपोज द पुली इज इनएक्सटेंसिबल एंड लाइट। लाइट मीन्स जो पुली जो यहाँ यूज की गई उसका अपना कोई वेट नहीं है। अगर वेट ज्यूम करेंगे तो टेंशन हर एक पॉइंट पर डिफरेंट होगी। ओके, यहाँ देखते हैं सबसे पहले तो ये हमारे पास कोई डायग्राम गिवन है, m2 जो है m1 से ज्यादा है, तो m2 ज्यादा तो m2 की तरफ से नीचे आएगा, ठीक है। वेट m2 इंटू जी, वेट तो डाउनवर्ड ही होगा, इसका भी m1 इंटू जी। टेंशन यहाँ लगेगी, ठीक है। अगर स्ट्रिंग सेम है, इनइलास्टिक है, तो सेम स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहता है, कोई डिफरेंट नहीं होता। टेंशन टी अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन टी। अगर ये डिफरेंट होता, अगर हम इसको लाइट नहीं लेते स्ट्रिंग को, तो टेंशन T1 T2 मानना पड़ता, डिफरेंट होती। लेकिन अब तक हमने क्या करा, इसको इनएक्सटेंसिबल और लाइट माना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन की साइड होगी, ऑब्जेक्ट m1 ऊपर जा रहा है, m2 नीचे, तो आप समझ पा रहे हो, तो एक्सेलरेशन ऐसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो माना है, तो अगर हम बात करें, इसकी बात करें, फ्री बॉडी डायग्राम इस ऑब्जेक्ट का बनाए तो कैसा बनेगा, शाबाश देखना एक बार, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ऐसा कुछ होगा, m1 मास है, टेंशन T है, m1 G और एक्सेलरेशन अपवर्ड। तो मुझे बताओ शाबाश, अभी हमने यहाँ पे इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी वो, ये पढ़ी थी मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना, m1 इंटू एक्सेलरेशन, जो कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव और जो सेकंड डायरेक्शन में हो नेगेटिव। इक्वेशन नंबर 1। फ्री बॉडी डायग्राम इस साइड का अगर हम बनाएं तो कैसा बनेगा, देखिए शाबाश, m2 वेट m2 इंटू जी, टेंशन T, यहाँ पर क्या है एक्सेलरेशन ए। अप्लाई करो शाबाश के ऊपर, तो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव, जो इसकी डायरेक्शन में है। ओके, इतना क्लियर हुआ। हमें निकालना है क्या क्या, एक तो टेंशन फाइंड आउट करनी बेटा, नंबर 2 एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ऐड करेंगे, टी से टी कैंसिल दिख रहा होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू ए इज इक्वल टू, टी से टी कैंसिल, ये क्या बना, m2 माइनस m1 इंटू जी। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2 इंटू जी। मीन्स क्या है बेटा, जो ज्यादा जो मास था ऑब्जेक्ट का, उसमें से कम को माइनस किया है, जी से मल्टीप्लाई, पूरे के सम को पॉजिटिव ऐड कर दिया गया, इतना काम किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में जान लिया। अब हमें क्या निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है। टी की वैल्यू क्या होगी, टेंशन। तो ये दोनों इक्वेशन आपको यहाँ से नजर, एक्सेलरेशन को यहाँ से हटाना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई की, किससे करूँ, फर्स्ट को मल्टीप्लाई m2 से, सेकंड को m1 से, ऐसे ही सोल्व करते थे इक्वेशन। तो ये क्या हो गई, m1 m2a इज इक्वल टू m2 इंटू टी माइनस m1 m2 इंटू जी। यहाँ पे क्या होगा, m1 m2a इज इक्वल टू m1 m2g
माइनस में m1 इंटू में t। एडिंग इक्वेशन, ऐड करेंगे तो ये होगा नहीं कैंसिल, तो क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम, या 3 और 4 लिख रहा हूं मैं, 3 माइनस 4 कर रहे हैं, 3 माइनस 4, ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस किया जाए तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ऊपर जो कंपोनेंट है, ये जो है माइनस करेंगे तो ये कंपोनेंट नेगेटिव होगा, ठीक है, m1 m2g, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव m1t। t को एक साइड रख लिया हमने और सभी को दूसरे साइड, ये सेम है, इस साइड आएगा तो क्या होगा 2m1 m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू टी। तो t का रिजल्ट क्या है यहाँ से, तो t इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, t इज इक्वल टू 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2। तो ये दो रिजल्ट थे जो हमें निकालने थे, एक तो टेंशन, नंबर 2 एक्सेलरेशन। याद क्या रखना है, चाहे 2 ऑब्जेक्ट हो, 3 4 5 कितने भी हो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उस डायरेक्शन में कंपोनेंट पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है। अगर ये माइंड में रहेगा तो सब आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, मैं करवा देता हूँ जो बुक के अंदर नहीं है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए शाबाश, अगर इस टाइप से कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, और इसको इस टाइप से बांधा गया है, लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, वही सेम क्वेश्चन है, ये कोई टेबल है फॉर एग्जांपल, और यहाँ सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। इस टाइप से एक्सेलरेशन होगी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, दैट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शन के चैप्टर के अंदर इसके रिगार्डिंग मैं आपको फ्रिक्शन का बताऊंगा, तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। यहाँ जो F है वो क्या है 0, लेकिन यहाँ जो इसका वेट है m1 इंटू जी है, और नॉर्मल रिएक्शन R यहाँ पर है। इसके अंदर जो टेंशन होगी T, लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसके अंदर भी टेंशन क्या होगी T, इतना याद रखना है, वेट m2 इंटू जी। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है, वो इजी वे होता है आप सभी के लिए लर्न करने का उसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका अगर बनाए तो कैसा बनेगा, सिर्फ ये पोर्शन आ जाएगा। तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, सिलेबस बताएं। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव जो इसकी डायरेक्शन में है, m2 इंटू जी माइनस टी। इक्वेशन 1 क्लियर सभी को। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तो कोई कंपोनेंट नहीं है तो कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन किस साइड है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंशन टी, ठीक है, हो गया सर कंप्लीट। अब क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे तो t से t कैंसिल, तो क्या बना यहाँ पर m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m2 इंटू जी। ए कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो ये हुआ m2g डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2। मीन सिर्फ इसी का वेट यहाँ पर है और कोई वेट नहीं है, ठीक है। तो ये होगी एक्सेलरेशन। अब बात आती है कि टेंशन फाइंड आउट करनी है। टेंशन के लिए अभी बताया था सेम रूल, क्या इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m1 से, या ऐसा भी नहीं करना तो ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो 2 में, सिंपल हो गया, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो 2 के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ जाएगा, देखिए बस t इज इक्वल टू m1 m2g डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2। इससे पहले वाले केस में क्या था, 2 से मल्टीप्लाई थी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी। तो ये कुछ रिजल्ट होंगे इस केस में जो आपको याद करने हैं। अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पर क्वेश्चन ये 10 kg है, दैट इज 5 kg, देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन दिस केस इफ g इज इक्वल टू 10। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, देखें बस 10 इंटू में g कितना 10 डिवाइडेड बाय में दोनों का मास कितना है 15, ठीक है। तो 5 पे 2 5 पे 3 कितना है 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या गया एक्सेलरेशन। अब अगर टेंशन की बात करें तो दोनों के मासेस का प्रोडक्ट 10 इंटू में 5 इंटू में g कितना 10 डिवाइडेड बाय में दोनों का सम 5 पे कितने पे 3 पे, तो 100/3 क्या न्यूटन। टेंशन जो होती है किसके अंदर,
न्यूटन के अंदर होगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस टाइप के अगर कंसेप्ट आते हैं तो इजिली आप लोग उनको टैकल कर पाओगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब हम रॉकेट का केस करेंगे, जो टॉपिक इसके अंदर रिमेनिंग है, तो इस टाइप से आप कंप्लीट चैप्टर कर सकते हो। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, इसके अंदर हमने सबसे पहले फोर्स के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने गैलीलियो के बारे में डिस्कस किया, गैलीलियो ने जो लॉ बताए थे जो इंक्लाइन प्लेन पे, उनके बारे में बात की थी। आफ्टर दैट लीनियर मोमेंटम के अंदर बात की थी और ग्राफ उसके रिगार्डिंग हमने किए थे। ठीक है, फिर हमने लीनियर मोमेंटम के बाद क्या जाना था, न्यूटन्स के जो लॉ थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड जो लॉ उसको रियल लॉ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड उसमें से डिराइव किए जा सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इनर्शिया का टॉपिक जो बच गया। इनर्शिया क्या होता है बेटा, इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया 3 टाइप का होता है, इनर्शिया रेस्ट, डायरेक्शन, मोशन। तो रेस्ट में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट पर रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट पर रहेगा, मीन्स वो मूवमेंट में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बस के अंदर हम खड़े होते हैं तो एकदम से बस स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो किस में होती है, रेस्ट में होती है। तो रेस्ट में होगी तो क्या होगा, पीछे की तरफ एकदम से हम पीछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हमारी बॉडी रेस्ट पे थी, उसको मोशन में नहीं आना चाहती तो पीछे की तरफ हम गिर जाएंगे। ठीक है, सेम केस अगर हम बात करें, कोई मूविंग बस है, उसमें एकदम से जैसे सडनली ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है लोअर पार्ट वो स्टिल मोशन में, लेकिन अपर पार्ट जो है वो रेस्ट पर नहीं आना चाहता मोशन में, तो मोशन बनाए रखना चाहता है, तो मोशन की वजह से आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, थर्ड जो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज करना ये इनर्शिया इनएबिलिटी है। फॉर एग्जांपल जो अम्ब्रेला है वो डायरेक्शन चेंज कर देता है, हमें बचा लेता है जो रेन ड्रॉप्स है उनसे, तो ये इनर्शिया के बारे में था, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। क्लियर, इन दिस वे अवर दिस टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा और समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।